हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, हम उसी में आज पीटी नंबर 4 अर्थात हमने 3 टॉपिक इससे पहले समाप्त कर दिए हैं। आपको इसका पता चल ही गया हो, अगर नहीं है पता तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नीचे वहाँ चेक कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में सीखा था कि पदार्थ की अवस्थाओं और उनकी तुलना, ये हमने देखा था। आप अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। पदार्थ आप सीख रहे हैं, पदार्थ क्या है, हमें सब चीज़ दिखाई दे रही है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप बहुत सारी बातों को जान चुके हैं। कण के विषय में जानकारी मिल ही गई है। आप वैज्ञानिक बनना शुरू हो गए हैं। मुझे ये विश्वास है कि आप पूरे वैज्ञानिक बन के ही रहेंगे। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस की तरह से चलेंगे हम, कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम स्वतंत्र होकर के पढ़िएगा। जीत जाएंगे हम और हार कभी नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपके अंदर जीतने की जिद होनी चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे करके दिखाना है, हारना नहीं है। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मार्केट गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप एक बेकरी की दुकान पे गए और आपने कहा भाई आइसक्रीम दे दो। अरे वाह, गर्मी में आइसक्रीम, मज़ा ही आ गया भाई। बेटी लाल की ज़रा आइसक्रीम निकालो ना। अरे भाई कौन दे दो, कब दे दो, कुछ भी दो, एकदम जे दे ही दो बस। जब उसने निकाली आइसक्रीम फ्रीज़र से, बड़ा मज़ा आया। देख ले, चॉकलेटी ली हमने और खाना शुरू कर दिया। पसंद आई। हमारा घर बहुत दूर था, और दूर था तो बोले हमारा घर जाते जाते तो और लेना चाहते हैं आइसक्रीम, कैसे करें, पिघल जाएगी। तो हम बात करते करते हमारी आइसक्रीम वो हम खाते खाते पिघलना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत थी बाहर, हम खाने लगे भाई, हमें ले जानी थी घर, वो पिघलने लगी। बड़ी मुसीबत आ गई भाई। तो वो ठोस थी, तब तक तो हमें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो पिघलना शुरू हो जाती तो हम क्या करते हैं, उस पिघली वाली को भी खा डालते हैं। क्योंकि ठंडी तो वो भी है, ठंडी वो भी है, कोन वाली भी है और ये भी, सब ठंडी है, टेम्परेचर दोनों के समान है। तो जो ठोस थी और वो किस में बदलने लगी, अब द्रव में बदलने लगी। अरे ये बात समझ में आ गई होगी। ये ऐसे मान के चलो, आपके घर में हम देसी घी या डालडा घी की बात कर रहे हैं, अगर वो फ्रिज में रखा हो और हम उसको निकालने चला तो हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती, चम्मच से, हाथ से बड़ी कोशिश करनी पड़ती, तब कहीं जा कर के वो, और जब हमें एकदम ठोस हो जाता है घी, और जब हम उसको कढ़ाई में डालते हैं तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर, कढ़ाई भाई चूल्हा जल रहा है तो वो टेम्परेचर दे करके क्या हो, पिघलने लगेगा, तो वो तरल होने लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा चूल्हा जला दें तो वो फिर उड़ने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम भाई? देखो, पहले जो घी था वो ठोस था बहुत ज़्यादा, और जब हमने उसको गर्म किया बदल गया द्रव में, और उसको घी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर किस में, वो तो वातावरण में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा उसका। इसी तरह से हम और कुछ चीज़ को ले सकते हैं। जैसे हम बर्फ़ की बात कर रहे हैं, तो बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है ना, गर्मियों में बड़े मज़े आते हैं कि बर्फ़ स्लाइड, उसको बर्फ़ ट्रे से, जो आइस ट्रे से निकाला, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको छूते हैं और छूते छूते सारे पानी बन जाते हैं, ना पानी, और पानी बन जाता है। और पानी हमने इकट्ठा कर, डोंगे में इकट्ठा कर दिया बर्फ़, थोड़ी देर में पानी बन जाएगा, और पानी बन के फिर क्या हो जाएगा, अगर हम गर्म कर दें तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ठोस से किस में आ रहा है, पाकर के, गर्मी पा करके द्रव में आ रहा है। मतलब उसकी अवस्था बदल गई, ठोस से अब वो द्रव अवस्था में आ गया। क्या पा करके? गर्मी, ताप। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फिर और गर्मी थी तो फिर गैस में चला गया। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि आज का टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बदल सकते हैं। कब? जब हम उनको टेम्परेचर दें, चाहे वो ठंडा दे चाहे वो गर्म दे, मतलब तापमान दे, तापमान में परिवर्तन करने के बाद उनकी अवस्थाओं को बदला जा सकता है। ठीक, जैसे आइसक्रीम को गर्मी लगी तो मेल्ट होने लगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे पदार्थ, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? हाँ, अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे। तो ये क्या लगेगा, अवस्था परिवर्तन। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अवस्थाओं को बदलते रहते हैं,
बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, ठीक है, अपनी अवस्थाओं को बदलते हैं। तो उनमें सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका, जो आप जानते हैं, उसका नाम है जल। जल इतना बढ़िया उदाहरण है कि वो बर्फ भी देखा हमने, बर्फ को बहुत अच्छे ढंग से जाना, और वो कहलाएगी इसकी ठोस अवस्था। क्या गलत बात है मेरी? बताओ भाई, सही बात है ना। तो ठोस अवस्था, हम आइस निकाल लाए, आइस बनाओ भाई, ये बना दिए मैंने आइस, समझ रहे ना, ये आइस बन गए, बर्फ के क्यूब बन गए ये। भाई मुझसे तो बनाने आ नहीं रहे भाई, आप अपनी कॉपी में बड़े बढ़िया ढंग से बना सकते हैं। आइस के ये आइस ट्रे से लाई निकाल के हमने, और ये बना रहे हैं हम बर्फ़ के टुकड़े, समझ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। जब ओला पड़ता नहीं, बारिश होती है, ओला पड़ता है, तो ओले को भी तो हम हाथ में लेते हैं, ठीक है, और हाथ में लेते लेते हमारे हाथ की गर्मी पाकर वो भी पिघल जाता है। ये आइस के क्या हो गए, आप अपनी कॉपी में मैं समझता हूँ सुंदर सुंदर बना लेंगे, ठीक है। ये आइस के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, ठीक है, आइस के भाग हो गए। और इसको हम गर्मी दें, अपने हाथ की गर्मी, या खुला छोड़ दें, वातावरण से गर्मी लेगा ये, या फिर हम गर्म करें। तो हमने गर्म कर दिया, तो इस समय इसका टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ध्यान रखें। जब हम गर्म करेंगे, जब हमने गर्म करा तो अब बन गया पानी, तो ये बन गया भैया पानी, पानी बन गया, अर्थात द्रव बन गया, ये बन गया द्रव, और द्रव बन गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ द्रव, और द्रव हो गया लिक्विड, ठीक है, पानी जैसा लिक्विड हो गया। अब हम द्रव को गर्म करें, टेम्परेचर दे रहे हैं तो गर्म करें, लो जी गर्म कर दिया, पानी को गर्म करें, तो पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप ही बनेगा भाई, ये बन गया भाप, लो जी भाप बन गया, वाष्प बन गया, गैस बन गई, ठीक है, ये भाप या वाष्प, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या बना भाई, गैस का रूप ले लिया। अब हुआ क्या, पदार्थ अपनी अवस्था को कब बदल रहे हैं, जब हमने टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर गर्म किया, तापमान दिया तो गैस बन गया, ठीक है नहीं। ये तीनों ही अवस्था अपनी बदलेंगे। कैसे बदल रहे हैं, गैस को क्या हम द्रव में बदल सकते हैं? हाँ जी बदल सकते हैं। जो वाष्प बनी है, जो भाप बनी है, क्या उसको द्रव में बदला जा सकता है? तो आप जानते हैं ना उस चीज़ को, कैसे करके जानते हैं? देखो दूध गर्म करते हैं हम, चलिए छोड़िए, मैं और जल्दी सरल बताता हूँ। और जैसे कुकर है, हम कुकर की बात कर रहे हैं, कुकर को तो आप अच्छे ढंग से जानते हो भाई। देखो कुकर, ये मैंने कुकर बना दिया, कुकर बनाना नहीं है आपको, लेकिन एक समझना है, कुकर की सीटी हो गई, ठीक है, बन जा भाई कुकर जल्दी से, ये बन गया आपका कुकर, चलो कुकर बन गया कुकर, बस ये मान के चलो। इसमें पानी पड़ा है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के लिए सीटी को हमने अब हटा दिया, सीटी को निकाल दिया, और इसमें जोड़ दिया हमने पाइप एक, और पाइप को हम, पाइप में जो नली है, ये नली जोड़ दी है, ठीक है, और नली को किसी ठंडी जगह ले जाएं, ठंडी जगह से निकालें, और उसके लिए हमें एक दूसरा टब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसमें हमने ठंडा पानी भर दिया, ठीक है। और जैसे ये भाप जा रही है, ऐसे करके भाप जा रही है ये, तो वो जैसे ही संपर्क में आएगी, किसके, ठंडी की संपर्क आएगी, वो पानी बनता, तरल बनता चला जाएगा, और इस तरह से ये पानी हमारा बाहर निकाल लेंगे हम, इस तरह से ये पानी यहाँ मिल जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई? इस तरह से हम, ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? कंडेंसेशन, इसको कहते हैं संघनन। मतलब गैस से, भाप से द्रव बनता, कब? ठंडा करके। क्या बना ये? ठंडा करके बना भैया, ये ठंडा करके बना, ठंडा करके मतलब हमने ये ठंडा किया, वाष्प को ठंडा किया तो द्रव बन गया। या ऐसा देखो ना, जब से आपके यहाँ बहुत जल्दी हो, सब्जी बनने वाली है, सब्जी बन गई और गैस उसकी निकल नहीं रही, मुझे जाना है बहुत जल्दी, तो क्या करें हम, जो कुकर है और कुकर पे हम एक जग पानी डाल दें, तुरंत सीटी बंद हो जाएगी, भाप किस में बदल गई वो पानी में, और तुरंत ढक्कन खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करके देख सकते हैं इसको। ठंडा करें तो वाष्प को हमने ठंडा करा, किस में बदल गया? पानी में बदल गया, ये पानी हमें प्राप्त होगा। तो ये सारी क्रिया कहलाएगी वाष्प से द्रव में बदलने वाली क्रियाओं का कहते हैं हम संघनन या कंडेंसेशन। अब बताओ, द्रव तो बन गया, पानी बन गया उसका, अब पानी को हम बर्फ बनाएं, तो आप जानते हो तो बर्फ बनाना भाई,
ठंडा करें ना उसे, कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं, जल्दी बताओ। फ्रिज में ले जाएं। तो हम इसको ले गए फ्रिज में। पहले तो ठंडा किया हमने तो पानी बन गया, और द्रव को ठंडा किया, पानी को ठंडा किया फ्रिज में, और हमने ठंडा या शीतलता दे रहे हैं ना ऐसे, शीतल, तो शीतल कर रहे हैं ऐसे, तो भैया फ्रीजर में रखा तो ये बन गया आपका आइस। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं यहाँ इस चीज़ को कहते हैं द्रव से बर्फ बनता, द्रव से ठोस बनने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है जमना, या कहते हैं उसे हिमीकरण। समझ में आ गई नहीं? हिमीकरण मतलब पानी जम गया, इसलिए उसको जमना कहा गया। ठीक, और गर्म करेंगे ठोस को तो द्रव बन गया, द्रव को गर्म करेंगे तो भाप बन गया, भाप को ठंडा करेंगे तो द्रव बन गया, द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन गया। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। अब ऐसे में जो पदार्थ के कण हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, उन पर क्या बीती होगी, ऐसे में क्या होता होगा? भाई हम जानते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना है। कण यदि दूर हैं, बहुत दूर हैं तो गैस है, थोड़ा पास में तो द्रव है, और बिल्कुल पास में तो वो ठोस है। अब इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि टेम्परेचर गर्मी देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इस चीज़ को हम सीखते हैं। पदार्थ कण पर प्रभाव। तो पदार्थ कण पर पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो दो तरह से बदली जा सकती हैं। नंबर एक, तापमान में परिवर्तन करें, जैसे हमने तापमान में परिवर्तन किया अभी, ठीक, या फिर दाब में परिवर्तन करें, प्रेशर में हम परिवर्तन करें, तब उसको बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं तापमान में, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा। कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कण कंपन करने लगते हैं और ऊर्जा आकर्षण बल को पार कर जाती है, कण अपना स्थान छोड़कर गति करने लगते हैं, परिणाम स्वरूप ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। हुआ ऐसा, देखो यहीं समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा इसको मिटाएं हम, समझ में आ जाएगा। हम ठोस से स्टार्ट करते हैं, वहीं से। उसने कहा कि कंपन करने लगते हैं। ये बात आप पहले से जानते हो कि ठोस के जो कण हैं वो कैसे कैसे होते हैं, बहुत पास में होते हैं, ठीक है। ये ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर हम टेम्परेचर देंगे तो वो कण जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब है जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं, जैसे गर्म करेंगे तो जो ऊर्जा है वो ये कण प्राप्त करेंगे, और कण प्राप्त करेंगे तो क्या कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने लगते हैं तो इनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कण दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा मिलती है वो इस कण को आकर्षण बल को पार कर जाएगी, आकर्षण बल को पार कर जाती है, और कण अपना स्थान छोड़कर गति करने लगते हैं। और गति करने लगते हैं तो होता क्या है, ठोस किस में बदल गया, अब द्रव में। भाई यही तो हुआ कि जब द्रव जो ऊर्जा है, जो टेम्परेचर है वो देते हैं तो कण क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, आकर्षण बल को वो तोड़ देते हैं, और जो ऊर्जा है वो ये कण जो है प्राप्त कर लेता है, और कण प्राप्त करके कहाँ चला जाता है, द्रव में बदल जाता है, जो हमने टेम्परेचर दिया। लेकिन ऐसे में बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस, उस 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और जो द्रव बना, जैसा हम आइसक्रीम खाने नहीं गए थे तो आइसक्रीम तो हमें ठंडी लगी, ऐसा तो है नहीं, गर्म लगी भाई, तो उसका टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर दोनों का समान रहा। और जब तक समान रहता, जब तक कि टोटल ठोस द्रव में ना बदल गया हो, तब तक वो समान रहता है, चाहे हम कितना भी उसे गर्म करें। समझ में आ गई बात, नहीं आ रही? तो अब क्या बात आती, किसी ना किसी टेम्परेचर पर ये ठोस जो है वो गलना शुरू हो जाता होगा, तो उसको कहते हैं हम गलनांक। जिस टेम्परेचर पर ये गलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ऐसा तो नहीं फ्रीजर में पिघलना शुरू होगा, फ्रीजर से बाहर निकालेंगे गर्मी लेगा, तो गर्मी कितनी लेगा वो कहेंगे उसका उस टेम्परेचर, जैसे वो गलना शुरू हो जाता है उसे कहेंगे हम गलनांक। समझ में आ गई होगी बात, ये इसे कहेंगे गलनांक। तो जो गलनांक को हम जानेंगे क्या है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। और बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अब देखें यहाँ ठोस है, अभी बता रहा हूँ ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। यहाँ एक संबंध याद कर लें, अभी बताता हूँ। K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में रख दे रहा हूँ यहाँ पर 0, इस तरह से, कुछ इस तरह से रखें, K बराबर 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस की जगह मैं कितना रख दिया, 0, और 273, तो 273 और 0 कितना हो गया, 273 केल्विन। तो 273 केल्विन, केल्विन में पूछा जाएगा
कि गलनांक कितना होता है बर्फ का, तो बताएंगे 273 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में बताएंगे तो बताएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। इस सूत्र को आप याद कर रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी बात। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखें अच्छे ढंग से कि केल्विन में 273 केल्विन होता है गलनांक, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है सेल्सियस में होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि जब हमने ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, तो इसकी कण की जो ऊर्जा है द्रव के कण के मुकाबले कम रहती है, क्योंकि जो ऊर्जा थी प्राप्त तो कर ली उन्होंने, एब्जॉर्ब तो कर ली, तो एब्जॉर्ब करके ही तो वो वहाँ गए, इसलिए इस कण की ऊर्जा ज़्यादा होती है। समझ में आ गई होगी, द्रव के कण की ऊर्जा अधिक होती है। अब बात आती है वो ऊर्जा जा कहाँ रही है, लेकिन वो जा रही है इनको गति करने में, इनके आकर्षण को तोड़ने में, वो रही गुप्त, छुपी हुई रही, इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहा गया है। ओके, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो कहाँ चलेगी, इसको बदलने में खर्च हो रही है, लेकिन इनके टेम्परेचर सेम है। समझ रहे हैं? तो अब हम आगे देखेंगे, गलना की बात समझ में आ गई कि जो गलने की प्रक्रिया है कि ठोस बर्फ जो है वो द्रव में चेंज हो गया, इस गलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, इसकी प्रक्रिया ठोस से द्रव बनने वाली जो प्रक्रिया वो कहलाती है संगलन। अर्थात गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा देते रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रही है। ठीक है, वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो ऊष्मा जा रही है ट्रांसफर करने में, मतलब ठोस से द्रव बनने में खर्च हो रही, जो ले रहे हैं कण ऊष्मा वो क्या कर रहे हैं, वो छुप जा रही है, और इसलिए उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो देखें, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को ही संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही होगी बात ये, जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा, तो इसकी भी एक गुप्त ऊष्मा हो गई जो इसको दी गई है। ठीक है, इसकी गुप्त ऊष्मा, ऐसी ही द्रव जो है वो भाप में बदलेगा, तो वहां पर भी तो ऊष्मा चाहिए भाई, वहां पर ही तो गर्मी दी है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो गुप्त ऊष्मा फिर 2 प्रकार की होगी, एक तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा और एक भाप की भी गुप्त ऊष्मा, जिसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखो इसके कण तो हैं दूर दूर, किसके, द्रव के, और गैस के और दूर होते हैं नहीं होते भाई ये, तो हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि एक टेम्परेचर आएगा तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वो भाप में चेंज हो जाएगा, ये भाप में चेंज हो गया। लेकिन ये द्रव था, टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, और वो 100 पे जाकर रुकेगा, जब 100 हो जाएगा तो ये कहलाएगा इसका क्वथनांक, जो टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसमें द्रव जो है वो वाष्प में चेंज हो जाता है, वो उसका कहलाता है क्वथनांक। तो वो जब क्वथनांक तक पहुंचेगा तब ये भाप बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर फिर बराबर रहेंगे, परंतु जो ऊष्मा हमने दी गई थी वो ऊष्मा कहाँ जा रही है, और ज़्यादा भट्टी को चलाते जाएं हम, मान लो एक भगोना पानी गर्म कर रहे हैं और गर्म करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी क्या उबलने लगेगा, उबल करके अब भाप बन जाएगा, लेकिन हम सोचें कि और तेज़ जलाओ भाई, और तेज़ जलाओ, और ज़्यादा उबाल आ जाए, लेकिन वो उबाल तो ऐसा का, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा भाई 100, लेकिन उसके जो उड़ने की गति है वो तेज़ हो जाएगी, वो ऊष्मा पा करके क्या होगा, कण बहुत तेज़ उड़ने लगेंगे, बहुत तेज़ गति करने लगेंगे। ये देखा है आपने ना कि जो द्रव है, जो पानी है, उसमें उंगली डालें तो वो हमें जला नहीं पाएगा इतना जितना कि उसकी भाप जला पाती है, क्योंकि भाप के अंदर जो ऊष्मा लिए ऊर्जा बहुत तेज़ होती है भाप की, किसकी, पानी के कण के मुकाबले, उसकी ऊर्जा किसकी होती है अधिक, भाप के कण की ऊर्जा अधिक होती, इसके कण की ऊर्जा अधिक होगी द्रव के कण के मुकाबले। बात आ गई, तो इसकी भी एक गुप्त ऊष्मा है, वो गुप्त ऊष्मा कौन सी है, वो कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आइए हम देख लेते हैं। गुप्त ऊष्मा ये कहलाती है वाष्पन की, लिख लेना आप यहाँ पर, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जैसे मैंने बर्फ की लिखी है वाष्पन के लिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किस तरह से हो गई। अब देखें क्वथनांक क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ये द्रव उबलने लगा और किस में पहुंच गया, वो किसमें, वाष्प में उबलने लगता है, वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन, या फिर इसको हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। देखो हम 100 रखें यहाँ 100 रखें और 273 ये, तो 273 और 100 कितने होगा, 373 केल्विन, इसलिए कह दिया गया। ठीक है, इसका जो क्वथनांक होता है कितना,
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉयल जो करेगा, पानी जो बॉयल करेगा, उबलेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और केल्विन में पूछेंगे तो 373 केल्विन पर उसको हम बताएंगे। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो ये क्वथनांक एक स्पेशल चीज़ हो रही है। ऐसे ही गुप्त ऊष्मा इसकी गलनांक भी एक स्पेशल हो रहा है। ठीक, इसका गलनांक कितना बताया था मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। वैसे भी 273 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 273 केल्विन लिखते हैं। कायदा तो ये है, करेक्ट ये है, लेकिन हम सुविधा, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम 273 ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे देखें, ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ आती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बताओ, जैसे पूजा वगैरह होती है तो कपूर आता है, हवन में जब करते हैं तो चम्मच में रखा, उसमें आग जलाए तो सीधा आपने देखा हो कपूर पिघलता तो नहीं है चम्मच में, बल्कि सीधा उड़ने लगता है। तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिया जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल गई, भाप में, धुएं के रूप में बदल गई, वो कहलाएगी ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सीधे ठोस से किस में बदल गए, भाप में, वो कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो वो ऊर्ध्वपातन होता है। क्या है, द्रव अवस्था में आए बिना ठोस सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ये नौसादर भी ऐसे काम करता है, कपूर भी ये काम करता है, और आयोडीन भी ऐसा ही व्यवहार करती है। समझ में आ गई होगी बात। ये आपके कोई चीज़ रह जा रही है तो मुझे बता सकते हैं। अब आता है अगला हिस्सा, निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण का। अब कोई चीज़ ऐसी होती है जो गैस से, पहले तो भाप जो है वो संघनन हुआ इसका, तो संघनन ना होकर के सीधा गैस से सीधा कहाँ आ गया, वो सीधा ठोस में आ गया, भाप से सीधा ठोस में आ गया। इस क्रिया को कहते हैं हम निक्षेपण। क्लियर, समझ में आ गई। अब आता है, यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा था वो ताप में परिवर्तन के द्वारा इतने सारे प्रभाव पड़े, ताप में परिवर्तन करते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं, तब वो पदार्थ अपनी अवस्था को बदलते हैं। क्या दबाव बढ़ाने पर भी कुछ होता है? तो आइए देखते हैं दाब बढ़ाने पर क्या होता है। दाब बढ़ने और ताप कम करने से कण के बीच की दूरी घट जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। देखिए भाई, सारा का सारा खेल तो कण के बीच की दूरी का ही है। बीच की दूरी यदि कम हो जाए कैसे ही, तो दबा दो ना इसे, तो बीच की दूरी खुद ही कम हो जाएगी। मतलब दबाव डालें और बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वहाँ द्रव हो जाती है। बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो गैस बन जाती है। तो जब हम दबाव डालते हैं और ताप को कम करते हैं तो बीच की दूरी कम हो जाती है। बिल्कुल एलपीजी के साथ ऐसे ही होता है, सीएनजी के साथ ऐसे होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के साथ ऐसा होता है, और ये क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के साथ भी ऐसे ही होता है। सीएनजी जो वाहन चलते हैं, कार है, बस हैं, ज़्यादातर बस तो चलती हैं सीएनजी से हो रही हैं भाई, कार भी अब सीएनजी की आ रही हैं, बहुत छोटे छोटे वाहन जो हैं सब सीएनजी से चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सीएनजी बहुत बड़े वॉल्यूम में होगी, बहुत बड़ा आयतन होगा, तो उसको कम आयतन करके क्या करते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर में, वाहन वाले सिलेंडर में भर देते हैं। बहुत ज़्यादा दब जाती है ना, संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है गैस की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके क्या कर दिया जाता है, वो छोटे से एक सिलेंडर में भर देते हैं। जो सिलेंडर हम लेते नहीं, उस सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। देखो देखो ये सिलेंडर, देखो छोटा सिलेंडर होगा ये, और इस सिलेंडर में क्या कर देते हैं, ये लिक्विड गैस आ जाती है पानी के रूप में, मतलब द्रव के रूप में उसको बदल दिया जाता है, और प्रेस करें तो वो ठोस में बदल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति क्या कहलाएगी, एक शुष्क वर्क होता है। शुष्क वर्क, ठोस CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दबाव पर वो संग्रहित किया जाता है। किसको, CO2 जो होती है वो शुष्क बर्फ कहलाती है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ ही कहते हैं जब उसको उच्च दाब दिया जाता है तब। जैसे ये वाली बर्फ़ जो होती है नहीं हमारी, जो फ्रिज से निकालते हैं, वो तो वही पानी वानी गीला गीला कर देती है, कपड़ों को गीला कराएं, कागज़ को भी गीला कर देगी, हमें भी गीला कर देगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, मतलब ठोस रूप जो होता है उसका, उसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, वो किसी चीज़ को गीला नहीं करती, बल्कि वहाँ प्रयोग की जाती है, धुआं उत्पन्न में की जाती है। जैसे फिल्मी दुनिया में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा धुआं सा होता है, वो वहाँ पर यही प्रयोग करते हैं। तो इस वाली स्लाइड को मैं आपको अभी बना कर दिखाता हूँ कि ये सारी प्रक्रियाएँ कैसे कैसे बदलती हैं, एक त्रिभुज बना कर दिखाते हैं। आइए देख लेते हैं। हाँ, आइए अब इस फिगर को भी समझ लेते हैं जो इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। जैसे ठोस था बर्फ़, उसको हमने उसके गलनांक तक गर्म किया और वो द्रव बन गया।
उसी तरह से इसके क्वथनांक तक गर्म किया हमने पानी को तो भाप में चेंज हो गया, और भाप को हमने ठंडा किया, कंडेंसेशन मतलब संघनन किया, तो वो द्रव में चेंज हो गया, और द्रव को और ठंडा किया तो वो फिर बर्फ़ बन गई। इस तरह से ही चलते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सीधे ठोस से भाप में बदली थी। तो हम इन तीनों फिगर को कुछ इस तरह से देख सकते हैं, द्रव ये है, गैस ये है और ठोस ये है। तो तीनों के बीच में एक दूसरे में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है ये देखें। सबसे पहले बर्फ़ था, तो बर्फ़ जो है वो गला है, उसके हमने 0 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक था, वहाँ तक गर्म हुआ और वो गल कर किस में आ गया, वो उसका द्रव में। तो जो बर्फ़ गल करके द्रव में आ गया, संगलन कहलाया, संगलन हो गया, ये संगलन क्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरह से द्रव जो है वो क्या भाप में बदला, तो भाप में बदलने वाली क्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण या वाष्पन उसको कहेंगे, और वो उसके क्वथनांक तक गया होगा। ओके, उसका टेम्परेचर। इसी तरह से गैस को हमने क्या किया, गैस को सीधा ठोस में आ गया, गैस सीधे ठोस में बदल गई तो वो कहलाएगी क्रिया निक्षेपण। ओके, अब आगे देखें, गैस से इसमें आए, गैस से किस में, द्रव में बदले। तो गैस को हमने कुकर के हिसाब से बताया था आपको कि कुकर में हमने लिया और वो द्रव में बदल गया, तो वो कहलाया आपका संघनन। ओके, समझ में आ गई होगी बात। अब संघनन, इसको और ठंडा किया। जब हम भाई भाप को ठंडा किया तभी तो द्रव में बदला, भाप को ठंडा किया हमने तो द्रव में बदला, और द्रव को हमने ठंडा कर दिया, पानी को ठंडा कर दिया फ्रिज में जाकर, तो वो जमना हो गया। समझ में आ गई, ये जमना कहलाया। ओके, इस तरह से आपको ठोस, और फिर ठोस को सीधा कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कपूर था या आयोडीन था या नौसादर था, तो वो उड़ करके सीधा गैस में बदल गया, तो वो कहलाया ऊर्ध्वपातन। इस तरह से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही थी, आपको उनका नाम पता ही चल गया। तो कुछ अगला पॉइंट हम देखेंगे अब, वाष्पन या वाष्पीकरण क्या चीज़ होती है, ये अच्छे ढंग से थोड़ा थोड़ा आप जान गए तो और अच्छे ढंग से हम सीखें कि वाष्पीकरण क्या है, कि बिना क्वथन के जाने पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, कुछ चीज़ें क्या, देखो कपड़ा कैसे सूखता है, हम कपड़े के नीचे आग जलाते हैं क्या, नहीं ना। और फर्श कैसे सूखता, फर्श का पानी कैसे सूख जाता है, देखो, तो कोई ना कोई कारण इसका रहा होगा। वही चीज़ अब हम सीखेंगे आगे, वाष्पीकरण। ओके।